नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास गबन, अध्याय 1, भाग 8 से 10। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सर्राफ के 1500 रुपए आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपए के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बकरे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? रोकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजे में कसा कि बेचारे को हां हां करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश पाता। 1500 रुपए में 2500 रुपए के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपए और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडा फट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था, उतना कदाचित संसार की ओर किसी वस्तु से न था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी। जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मान की छेड़ कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहां मिले जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस बूढ़ी दादी, मान की, घर की मेहरियां, पड़ोसिने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बैठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुए दूल्हे से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे वह चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ी यों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा ही न थी। किसने कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस हैं या पोले, जड़ाऊ हैं या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना प्रत्यालोचना, टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्राह्य हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया। उसकी दशा ज्यों की त्यों है। न कुछ खाती पीती है, न किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसी ने समझाकर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोक शैया न छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है, यहां तक कि रमा से भी उदासीन रहती है। वह समझती है सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सबके सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर यह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात न टाल सकता, पर यह कुछ कहें भी। इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत न बैठे रहते। जब तक सारी चीजें न बनवा लेते रात को नींद न आती। मुंह देखे कि मोहब्बत है, मां बाप से कैसे कहें, जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूं। वह रमा से केवल खिंची ही न रहती थी। वह कभी कुछ पूछता तो 2-4 जली कटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वह जानता कि उन डींगों का यह फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहां सुबह से शाम तक हंसी कह कहे सैर सपाटे में कटते थे, कहां अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था।
सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। ये चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपये अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र। मैं चाहे मर जाऊं पर यह अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती थी। जालपा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्द भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी न जमा हो। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिसमें वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के समाने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। ये आन टूटी फिर कोई बात भी न पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुस न दिखता था जो कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिकाए था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बचा याद करे, मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ बढ़कर बातें न की हों। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा, और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था, और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असह्य हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहां रहे? लो हाथ मुंह धो डालो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लौटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में न आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जालपा, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूं। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहां कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूं, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूं जिसका पिंजड़ा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूं। अब इस घर में मैं क्षण भर न रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने न जाएगा तो अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम। यहां कौन सा सुख भोग रही हूं। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई? जालपा, बात कुछ नहीं हुई, अपना जी है। यहां नहीं रहना चाहती। रमानाथ, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जालपा, ये सब कुछ सोच चुकी हूं और ज्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधाती हूं और इसी गाड़ी से जाऊंगी। यह कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम जो इस वक्त जाने का नाम लो। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तरबंद से बिस्तरे को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वह पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और क्या उपाय था?
जालपा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूं, न मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रमानाथ, कोई नहीं होते। जालपा, कोई नहीं? अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रूप ये रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू न पहुंच सकते थे? मैं दिन के दिन यहां पड़ी रहती हूं, कोई झूठों भी पूछता है। मोहल्ले की स्त्रियां मिलने आती हैं, कैसे मिलूं? ये सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। न कहीं आना न जाना, न किसी से बात न चीत। ऐसे कोई कितने दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लंके और भी तो हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे कि तुम ही को दे दें। रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है, जरूर यही बात है। नहीं तो 2,500-3 हजार उनके लिए क्या बड़ी बात थी? 50,000 बैंक में जमा है, दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा, मगर है मक्खी चूस पल्ले सिरे के। रमानाथ, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहां से आती? जालपा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी, हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहां भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियां हैं, खेत खलिहान हैं, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई मेरे दिल पर जैसी गुजरती है, वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं, लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीजें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आंखें उधर कर लीं। जालपा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ, तलाश कर रहा हूं, बहुत जल्द मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हां, जरा अच्छी जगह चाहता हूं। जालपा, मैं इन लोगों का रूख समझती हूं, मैं भी यहां अब दावे के साथ रहूंगी। क्यों किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रमानाथ, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती हो तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय था, और अभी तक यह सीधी सी बात उसे न सूझी थी। बोला, हां, यह तुमने बहुत अच्छी तरकीब बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। जालपा, मुझे पहुंचाकर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे। रमानाथ, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूं, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका। तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहां पड़ा सड़ा करूं? हटो तो जरा मैं बिस्तर खोल दूं। जालपा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली आऊंगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी, और यहां मेरी जान पर बन आवेगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा? जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोनहे होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, पर मैं न मानूंगी। पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूं। जालपा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक।
शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते, न आगे नाथ न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई। अखबार कहां तक पढ़ते। रमा इधर दो एक बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा रमेश बाबू ने मुहरे बिछा दिए। उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा? बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा, रह गए। कहां जाएं? सिनेमा ही देखावें, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। हां भाई, अब क्यों आओगे? प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद। यहां कहां? चोरी का कुछ पता चला? रमानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ, थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या काय का खजाना रखा हुआ है? अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहां से लाकर गहने बनवा दें? 10-20 हजार रुपए होंगे तो अभी तो बच्चे भी तो सामने हैं, और नौकरी का भरोसा ही क्या, 50 रुपए होता ही क्या है। रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा? रमेश ने ताक पर से मुहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मुहर्रे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचें क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नजदीक ही न जाता। रमेश, अजी 2-4 चालें चलो तो आप ही आप जी लग जाएगा, जरा अक्ल की गांठ तो खुले। बातजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रूख पीट लिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूं, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपए। वह रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं हैं, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूं। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं, वह तो कई बार कह चुके हैं, मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। ये कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मुहरे उड़ाते जाते हैं, इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई, बेईमानी मत करो, मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हां, तो तुम्हें वह जगह मंजूर है। रमानाथ, वेतन तो 30 है। रमेश, हां, वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है, कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूंगा। रमेश, जगह आमदनी की है। मियां ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को MA, LLB करा लिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादियां अच्छे घरों में की। हां,
जरा समझबूझ कर काम करने की जरूरत है। रमानाथ, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज तो है नहीं। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों वाले आदमी क्या करें? 30 रुपयों में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूं, मेरे लिए 150 काफी है। कुछ बचा भी लेता हूं, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियां हो, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना न हो जाएगा कि वह भलमनसी के साथ निर्वाह कर सकें, तब तक रिश्वत बंद न होगी। यही रोटी दाल घी दूध तो वह भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपए और दूसरे को 300 रुपए क्यों देते हो? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहा, माराब। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं मैं जाता हूं। मुझे बातों में लगाकर सारे मुहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूं तो जबान पकड़ लीजिए। यह लीजिए शह, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही माथों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है, इधर मैंने एक मां सी किया है, क्या मजाल की कोई मात दे सके? फिर शह। रमानाथ, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। यह शह और मात। रमानाथ, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 माथे न दी हों तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम न खेलूंगा। रमेश, 5 नहीं, तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है, तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठें। तुम्हारे घर कहलाए देता हूं कि आज यहीं सोएंगे, इंतजार न करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह धो डालो, बरग रखी हुई है, मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने न दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वह समझ गए थे, इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी, मगर जब चौथी बाजी हार गए तो यह विश्वास जाता रहा। उलटे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता न जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5 बाजियां पूरी न कर लीजिए? रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया। दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे, मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिभड़ कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे खई नींद आ रही थी। रमेश, अजी वह अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूं। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धो ले, भले आदमी। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं? रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूं, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार हूं, वहां से लौटकर घर भोजन करूंगा। रमेश, कहता तो हूं, अभी आधा घंटे तक रुका हुआ हूं। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला।
रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ, कह दूंगा। रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियां दिलाओगे और क्या फिर कभी ना आने पाओगे? रमानाथ, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूं। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा? रमेश, और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों। 20 सिफारिशें लानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया। मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदें कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वांट तो न बताएंगे? रमेश, पूरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ, तो फिर मैं घर जाता हूं, यह सब मुझसे न बर्दाश्त होगा। रमेश, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूं। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए। 10 रुपये पर नौकर हुआ था। रमानाथ, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोंपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखीं, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही न हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर ही में था कि आसमान पर बादल घिर आए। पानी आया ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका न गया। हाथे के बाहर भी न निकलने पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दोंगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 ही रुपए थे, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपए महीने भी बच जाएं, तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी न उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते ही बोली, ये भीख कहां गए, रात कहां गायब थे? रमानाथ, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ हूं, इस वक्त दफ्तर से चला आता हूं। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई। जालपा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री के नजरों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी। जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा, भला 60 सभार तो होते। रमानाथ, मिल तो सकती थी 100 रुपए की भी, पर यहां रौब है और आराम है। 50-60 रुपये ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे। रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी और वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूं दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं, महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशर्फी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे, पैसे भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हां, तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना।
रमानाथ, वह तो करूंगा ही। जालपा, अभी अम्मान जी से तो नहीं कहा, जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहां मेरा भी कोई अधिकार है। रमानाथ, हाँ जाता हूं, मगर उनसे तो मैं 20 ही बतलाऊंगा। जालपा ने उल्लसित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है, भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और जालपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खुला। उसमें देवदार की एक डिबिया निकली। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकालकर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जालपा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मान जी को यह क्या सूझी, यह तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे न लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत है, वह नाराज न होंगी। जालपा ने नाक सिकोड़कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूं। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। उस वक्त दया न आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हों। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन हैं, मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मान जी को यह दिखाना चाहती हूं कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि न दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ यह भी चला जाता। जालपा, मैं इसे लूंगी नहीं, यह निश्चय है। रमानाथ, आखिर क्यों? जालपा, मेरी इच्छा। रमानाथ, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रूंधे हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मान जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वह रोई भी हों, और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दें तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर झब्र करके दुनिया की लाज से या किसी के धिक्कारने से दिया तो क्या दिया? दान भिखारिनियों को दिया जाता है। मैं किसी का दान न लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों न हो। माता के प्रति जालपा का यह द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार ले लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दूं, कम से कम उनसे पूछ तो लेना ही चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वह मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। ये कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बे में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नजरों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटान दूंगी मेरे दिल को चैन न आएगा, मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास गबन।